औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे साइंस ग्रुप का। इसमें हमने ऑलरेडी जो सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। जी तो हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है वेरिएशंस। इसके अंदर हमने ना बेसिकली वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है और वेरिएशन कहते हैं चेंज को। लेकिन उससे पहले जो है आपको ना रेशो का पता होना चाहिए कि रेशो क्या चीज़ है। इस तरह के मतलब रेशो असल में दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन होती है कि एक क्वांटिटी दूसरे के मुकाबले में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, मतलब टू क्वांटिटीज़ की रिलेशन जो कि सेम काइंड की हों। सेम काइंड से मुराद है कि उनकी जो सी फिज़िकल डायमेंशन हैं वो एक जैसी हों। फॉर एग्जांपल अगर एक फॉर एग्जांपल लेंथ है तो साथ उसके जो हम सेकंड क्वांटिटी कंपेयर करें वो भी लेंथ ही होनी चाहिए। ये नहीं कि एक लेंथ है और उसको हम वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, जबकि सेम काइंड की और उनके ना यूनिट भी सेम होने चाहिए। कहता है कि इस कॉल्ड द रेशो। उसके बाद इफ़ ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड बी इज़ नॉट ज़ीरो। बी इज़ नॉट ज़ीरो, ये यहाँ पे b जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी रीज़न अभी आपको इसके बाद पता चलेगी। कह रहा है कि देन द रेशो ऑफ a एंड b इज़ रिटन एज a to b और इन द फ्रैक्शन a over b। इसको रीड करते हैं a to b। तो ये जो उससे रेशो का साइन है ये 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक स्केल है, इसकी लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास तो 6 इंचज़ का है, लेकिन साथ एक स्केल है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मतलब 12 इंचज़ के। अब देखें यहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटी जो कि लेंथ, और यहाँ पर भी इसकी हमने ली है लेंथ। इसको हम कंपेयर अगर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका यूनिट है वो भी सेम है। यहाँ पे भी इंचज़ में लिया है हमने, यहाँ पे भी इंचज़ में लिया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 to 12। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 6 1 6 6 2 तो यहाँ पे हमारे पास रेशो आती है 1 to 2। मतलब अगर यहाँ पे जो सा 6 इंचज़ का स्केल अगर वो मतलब 1 हो तो उससे डबल होगा, मतलब 12 इंचज़ वाला स्केल। मतलब यहाँ पे ये मतलब क्वांटिटी इसको सिंपलर फॉर्म में इनकी रिलेशन को शो कर रही है। और अगर आप देखें कि इसका यूनिट, तो ये जो सेम यूनिट है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। मतलब इसको आप इस समझ सकते हैं फ्रैक्शन में, मतलब यहाँ पे सेम यूनिट्स कैंसिल हो गए और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, इसलिए इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे उसने बात की थी कि ये a to b और इन फ्रैक्शन a over b, ये जो इसकी मतलब फ्रैक्शन बनती है, ये आप इसको पॉइंट्स में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर फ्रैक्शन की बात ही करेंगे सिर्फ। तो अगली बात ये जो उसने की थी b इज़ नॉट ज़ीरो। अगर b ज़ीरो हो जाए फॉर एग्जाम्पल तो इसी में तो 1 over 0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसलिए b जो है वो आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन a ज़ीरो हो सकता है वैसे। तो a की जगह पर ज़ीरो हो तो फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 over 2, तो ये ज़ीरो आ सकता है क्योंकि ज़ीरो जो है वो रियल नंबर्स में से, इसलिए a ज़ीरो हो सकता है जबकि b ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा, जो हमने यहाँ पर रेशो के बारे में बात की उनमें आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें से फर्स्ट है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द रेशो इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब आप कह सकते हैं a to b आपने ये लिखा है तो इसका मतलब है आपने लिखा है a over b, लेकिन अगर आप लिखेंगे b to a तो इसका मतलब होगा ये है b over a। मतलब यहाँ से बात किया कि जो आपकी टर्म मतलब यहाँ पर फर्स्ट है उसको आपने फर्स्ट ही रहने देना है और सेकंड वाले को सेकंड। इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह पर सेकंड टर्म लिख दें और सेकंड टर्म की जगह पर फर्स्ट टर्म। कि यहाँ पे देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह होता 4 to 8
तो इसको हम लिख सकते हैं 4/8, इसका आंसर आता 1/2। लेकिन अगर 8/4 होता तो 8/2 2, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर रेशो में ऑर्डर को चेंज नहीं करना। इसके बाद ये जो रेशो का फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है और ये बोर्ड में कई बार आ भी चुका है कि जो मतलब रेशो के एलिमेंट्स हैं इनमें आप मतलब फर्स्ट एलिमेंट को बोलेंगे एंटीसीडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेशो इस तरह लिखी हो 3/4, तो ये जो 3 है ये आपका एंटीसीडेंट होगा और ये 4 वाला जो है वो होगा कॉन्सिक्वेंट। और जो नेक्स्ट चीज़ जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें ये बात जो हमने पहले भी की थी कि ना रेशो के यूनिट कोई नहीं होते। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 6 मीटर टू 2 मीटर की रेशो है, इसको आप ऐसे लिखते हैं 6 मीटर ओवर 2 मीटर, ये मीटर इससे कैंसिल हो गया 3 से, तो आपके पास 3 आता है। तो ये आपको सिर्फ शो करती है कि एक वैल्यू जो है दूसरी से मतलब कितने गुना बनी है या कितने गुना छोटी है, इसमें मतलब यूनिट की ज़रूरत आपको नहीं होती। तो ये 3 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं कि पहला ये कि ना आप रेशो का आर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब आर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग ये कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। और जो मतलब यहाँ पे थर्ड है वो ये कि मतलब जो इसका यूनिट है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए फाइनल में जब हम इसको लिखते हैं तो उसके साथ कोई भी यूनिट नहीं आता। आगे जो टर्म आ रही है वो है प्रपोर्शन। अपना प्रपोर्शन बेसिकली जो है ना इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़ है। मतलब अगर आप 2 रेशो आपके पास मौजूद हैं उनको आप अगर इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो आपके पास उस क्वांटिटी आती है उसको आप बोलते हैं प्रपोर्शन। कहता है कि प्रपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस एज एन इक्विलेंस, मतलब इक्वलिटी के इक्वल है ऑफ 2 रेशोज़ इफ़ द 2 रेशोज़ A to B एंड C to D आर इक्वल। मतलब जो A और B की रेशो है अगर सेम हो जाए C और D के, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये 4 फिजिकल क्वांटिटी जो है आपस में प्रपोर्शन है। कहता है कि वेयर द क्वांटिटी A B C आर कॉल्ड द एक्सट्रीम वाइल द B एंड C आर कॉल्ड द मीन्स। मीन्स कहते हैं सेंटर वाले को। जो टर्म्स आपके पास इक्वल के साथ हैं उनको हम बोलेंगे मीन्स, और जो आपकी साइड्स पे टर्म है उनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम। तो इससे एक फार्मूला बनता है, इसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और ये सिर्फ उसी सूरत में अप्लाई होता है जब कि हम प्रपोर्शन को यूज़ करें। जैसा कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स B और C है और एक्सट्रीम जो है वो A और D है, तो ये इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ से आप A और B और C और D को अगेन आप जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की, एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसमें जो हमने इससे पहले बातें की थी कि ना रेशो जो है वो 2 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है और उसका कोई यूनिट नहीं होता। ये आपका यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, और साथ जो है ना प्रपोर्शन वाला फार्मूला के जो इसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रेशो A to B एंड एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इसको हमने ना रेशो में एक्सप्रेस करना है और जहाँ तक हो सके वहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके जाना है हमने इसको। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपने देखना कि यहाँ पर क्या सेम यूनिट्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ₹750 और यहाँ पर लिखा है मतलब ₹1250। अगर आप देखें कि इसके यूनिट सेम है, दोनों मतलब रुपीज़ के अंदर ही है। तो इसको अब ऐसे लिखते हैं ₹750, उसके बाद रेशो का सिंबल लगाएंगे और ₹1250। इसके बाद हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं और इसको फ्रैक्शन में लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो टर्म पहले आएगी वो असल में एंटीसीडेंट होगी और सेकंड वाली टर्म जो है कॉन्सिक्वेंट। तो पहले आप ये लिख लें ₹750, इसको डिवाइड करें ₹1250, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, इसका यूनिट भी कैंसिल हो गया।
अब आपके पास बचा 75 ओवर 125, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 5 से, तो 5 2s are सॉरी 5 1s are 5 और 5 5s are 15, 5 2s are 10 और 5 5s are 25। अब आगे आपके पास आ गया 15 ओवर 25, इसको भी 5 से करते हैं, 5 3s are और 5 5s are, तो ये आपके पास आ गई फ्रैक्शन के अंदर 3 ओवर 5, और इसको हम जब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं 3 to 5। आगे नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट जो है वो मीटर में है और एक यूनिट जो है सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब यह है कि पहले आपको इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे। मैंने पढ़ा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब है कि मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। यहाँ पे था हमारे पास 3 मीटर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 1 2 3, यहाँ पे 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 450 सेंटीमीटर, इसकी रेशो हमारे पास आ रही है 300 सेंटीमीटर से। इसको हम डिवाइड करेंगे 300 सेंटीमीटर से, इसका यूनिट सेम इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये 0 इससे कैंसिल, 5 9s are और 5 6 are, तो आपके पास आया 9 ओवर 6। आगे ये मज़ीद कैंसिल हो सकता है, तो 3 2, तो इसकी जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म आई 3 ओवर 2, लेकिन इसको हम रेशो वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 to 2 लिखेंगे इसको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 किलोग्राम, और जो इसकी सेकंड क्वांटिटी है वो है 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स। यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो किलोग्राम्स में है, लेकिन सेकंड वैल्यू के साथ जो है वो ग्राम्स में शामिल है। तो आपको पहले इनको ना सिमिलर क्वांटिटीज़ के अंदर लेके जाना पड़ेगा जिसके के यूनिट सेम होंगे। तो आमतौर पर हम छोटे यूनिट में जाते हैं बड़े यूनिट से, तो यहाँ से किलोग्राम से हम जाएंगे ग्राम्स के अंदर। ताकि आप लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम 2 किलोग्राम मतलब इसकी फर्स्ट क्वांटिटी, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स, तो ये हमारे पास आएगा 2000 ग्राम्स। उसके बाद सेकेंड क्वांटिटी है मतलब 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स। यहाँ से 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम्स, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 200 750 ग्राम आ जाएगा हमारा। अब यही दो क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी थी 2 किलोग्राम, पहले इसको आप रेशो वाली फॉर्म में लिख लें। उसके बाद जो हमने यहाँ पर इसकी कन्वर्जन की थी वो लिखेंगे। तब 2 किलोग्राम की जगह पे आएगा 2000 ग्राम्स, और यहाँ से 2000 ग्राम्स प्लस 750 ग्राम्स था, और ये हमारा इक्वल था 2750 ग्राम्स के इक्वल। इसको आप ओवर में लिख सकते हैं। यहाँ से इसके मतलब कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स, और 0 से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आएगा आंसर 700 मतलब 16/11। और यहाँ से इसको अगर आप रेशो में लिखें तो 16/11 आंसर आएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट।
तो यहाँ पे कह रहा है कि 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, और इसको हमने चेंज करना 1 आवर में के साथ इसकी मतलब रेशो लेंगे। तो पहले इसको आप रेशो वाली फॉर्म में लिख दें, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो से यहाँ पर यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे आवर है। तो पहले आप इनको चेंज करेंगे। इस तरह कि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपने इसको स्मॉलेस्ट यूनिट में लेकर आए, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है सेकंड। तो पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, मतलब पहले आप 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, चूँकि 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, इस वजह से यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 30 सेकंड्स। उसके बाद आगे है 1 आवर। तो 1 आवर में हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मतलब चेंज होगा मिनट्स में, जो कि 1 घंटे में 60 मिनट्स और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें, इसके आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें साथ, मतलब 27 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके पास आया 1620, और इसमें ऐड करें फिर 30, ये आपके पास आ जाएगा 1650। और इसके बाद जो है आप इसको मल्टीप्लाई करें 6 6 36 और 2 0 वैसे आ जाएंगे सर। अब इसको आप ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से कैंसिल, बाकी बचेगा 165 और यहाँ पे आएगा 360। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 165 डिवाइड बाई 360, ये आपके पास आया 11/24। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 11 और 24, और इसको जब आप फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लेके जाएं तो बन सकता है 11/24। अब इसके बाद ये जहाँ पे हमारे पास डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है, और डिग्री जो है वो यूनिट सेम है, मतलब यहाँ पे 75 का यूनिट भी डिग्री है और 225 का यूनिट भी डिग्री है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसमें हमें अलग से कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, बस इसको हम ना यहाँ पे रेशो वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें और उसके बाद सॉल्व करें इसको। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद ये आएगा यहाँ पे आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इसको आप 25 से डायरेक्ट कर सकते हैं बेशक, कि 25 3s are and 25 9s are। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री आ गई 3/9, तो इसको आप कैंसिल भी करते हैं 1/3। मतलब इसको आप डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे जो रेशियो है इसकी फॉर्म में भी आप काट सकते हैं और फ्रैक्शन वाली फॉर्म में भी काट सकते हैं। तो मतलब आपको जैसे ईजी लगे उस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में ये बन सकती है हमारा रेशियो 3, यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, कहता है कि 25 स्टूडेंट्स आर द गर्ल्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट आर बॉयज़। मतलब एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से जो है 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं और जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो हैं बॉयज़। तो ये हमने आगे से कैलकुलेट करनी है इसकी रेशो, मतलब बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट। यहाँ पे आपको बॉयज़ नहीं दिए गए। अब देखें कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। मतलब 60 और गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं, गर्ल्स हैं 25। इसका मतलब है कि बॉयज़ जो होंगे वो, मतलब आपने टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस करने हैं गर्ल्स को।
तो चूँकि यहाँ पे टोटल 60 है, इसमें से माइनस कर लें 25, आगे पास आएगा यहाँ पे 35 टोटल, मतलब बॉयज़ की जो अमाउंट है वो 35 है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं आगे नेक्स्ट, मतलब इसकी रेशो हम कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे कहता है कि बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स, देखिए बॉयज़ कितने थे, तो 35 और टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 60। इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 7 एंड 5 1 और 2, तो 7 to 12। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7/12। आगे तो बॉयज़ टू गर्ल्स, मतलब यहाँ पे गर्ल्स जो थी हमारे पास 25 थी और बॉयज़ जो 35 थे। तो बॉयज़ 35 और गर्ल्स जो हैं वो 25। तो इसको आप 7/5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मतलब कह रहा है कि इफ़ 3 to 4x - 5y इज इक्वल टू 2x - 7y, फाइंड द रेशो x to y। मतलब यहाँ पे आपने रेशो फाइंड करनी है x और y की, अगर ये इसके इक्वल हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अब आगे नेक्स्ट। ठीक है, ये यहाँ पे अब आपने हमें चाहिए x to y, मतलब ये वाली चाहिए रेशो। तो इसके लिए हम करेंगे x/y। तो आप इसके लिए आपको एक साइड पे x चाहिए और एक साथ इसके y चाहिए, इनको आप मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा मतलब 12x - 15y और यहाँ पे 2x - 7y। उसके बाद आप x वाई टर्म एक साइड पे ले जाएं और y वाली दूसरी साइड पे ले जाएं। ये यहाँ पे 12x है, यहाँ पे आके -2x हो जाएगा, यहाँ पे -7y और प्लस 15y। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपके पास आएगा 10x और यहाँ पे है 15 और -7y करेंगे तो यहाँ पे 8y आ जाएगा। इसके बाद चूँकि आपको चाहिए था x to y, मतलब पहले ऊपर x होना चाहिए और नीचे y, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर देखें तो x को आप इधर रहने दीजिए, y इधर 8 से मल्टीप्लाई और नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा और 8 को यहीं पे रहने दीजिए और आगे से ये 10 जो है यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 4/5। यहाँ पे x/y इज इक्वल टू 4/5। आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशो 2p + 5 एंड 3p + 4 एंड 3 to 4 आर इक्वल। मतलब ये जो सी रेशो है वो इक्वल है 3 to 4 के, तो इसको आप इक्वल रखें 2p + 5 3p + 4 × 3 to 4, ये इसके इक्वल है। तो हमने जो है यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सी रेशो है ये मतलब इक्वल दिया है उसने इसके, तो जब दो रेशो इक्वल हैं तो वो असल में होता है प्रोपोर्शन। तो इसके लिए हम फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वो अप्लाई करेंगे। ये दो टर्म जो सेंटर में है इनको हम बोलेंगे मीन्स और ये जो दो टर्म साइड्स पे हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पे पहले मीन वाली वैल्यू लिखेंगे, मीन वाली वैल्यू है 3 × 3p + 4 और फिर एक्सट्रीम वाली वैल्यू वो है 4 2p + 5। आगे इसको मल्टीप्लाई करें तो बनेगा मतलब 9p और फिर आगे से 4 12 और जैसे 8p +
20। यहाँ से आप, चूँकि हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए p वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे। 9p माइनस 8p और यहाँ पे 20 माइनस 12। तो 9p में से 8p निकले, बाकी p बचेगा, और यहाँ पे से अगर आप 20 में से 12 को निकालें तो बाकी 8। देखें इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि इफ़ द रेशियो 3x + 1 to 6 + 4x and 2 to 5 आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब अगर ये वाली रेशियो 2 और 5 के इक्वल है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप इसको इक्वल कर लें। यहाँ पे आपने यूज़ करना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन, और यहाँ पे आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन में ये दो टर्म्स थी, तो 2 लिखेंगे, फिर 6 + 4x एंड 5 3x + 1। इसको मल्टीप्लाई करें तो 12, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8x, इसको मल्टीप्लाई करें तो 15x + 5। इसके बाद x वाई टर्म एक साइड पे जाएंगे, बाकी टर्म दूसरी साइड पे, तो 8x माइनस 15x तो यहाँ से 5 यहीं पर रहेगा और ये 12 जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप करेंगे -7x और -7, ये इससे कैंसिल हो गया, 7x = 7, 7/7 करें तो आंसर आएगा इसका 1। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि 2 नंबर इन द रेशियो 5 to 8, इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर वी गेट द न्यू रेशियो 8 to 11, फाइंड द नंबर्स। मतलब इसमें कह रहा है कि हमारे पास मतलब कोई 2 नंबर हैं और उनमें रेशियो जो है 5 और 8 है, और अगर हम उसके अंदर अगर 9 ऐड करेंगे तो न्यू रेशियो जो बनेगी वो 8 to 11 होगी, तो हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इसका एक कोएफिशिएंट 5 और 8 है, इसलिए हम वो नंबर सपोज करेंगे 5x एंड 8x। आगे तो लेट द नंबर्स, तो 5x और 8x, तो उसलिए कह रहा है कि इनमें अगर 9 ऐड करें, 5x + 9, तो यहाँ से 8x में भी अगर हम 9 ऐड करें तो रेशो इक्वल आती है 8 और 11 के। तो इसे हमने अब वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको फिर इसमें रखेंगे तो हमारे पास वो 2 नंबर्स आ जाएंगे। तो इसके लिए फिर से हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको पहले इसको मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो पहले हम लिखें 11, फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 5x + 9 के साथ, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8x + 9 के साथ। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको तो आपके पास आएगा 55x + 99 तो 64x प्लस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा 8 को 9 से 72, यहाँ पर 55x - 64x 72 - 99।
इसमें से माइनस करेंगे 55 में से 64 को, तो -9x। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो -27, इससे कैंसिल हो जाएगा। x/27/9 से कैंसिल करें तो ये 3 आता है, तो x = 3। लेकिन जो हमें यहाँ पे सपोज किए हुए थे नंबर, वो थे एक 5x और एक था 8x। तो नंबर क्या थे यहाँ पे वो लिखे आप, फाइव एक्स एंड 8x। यहाँ पे x की जगह पर आप पहले पुट करेंगे 3 और यहाँ पर फिर x की जगह पर 3, तो 5 3 = 15 और 8 3 = 24। तो ये दो नंबर आएंगे हमारे पास रिक्वायर्ड, एक होगा हमारा 15 और दूसरा जगह पर 24। आगे यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच ऑफ द नंबर ऑफ रेशियो 4 to 13। ये भी सेम वैसे ही है, इसमें जबकि यहाँ पे 4 और 13 दिए गए हैं नंबर्स, वी गेट द न्यू रेशियो 1 to 2। कहता है कि व्हाट आर द नंबर, इसमें भी सेम आपने वैसे ही करना है। फिर सपोज करेंगे नंबर, लेट द नंबर्स 4x एंड 13x, चूँकि यहाँ पे 4 और 13 है साथ, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे 4x, उसके बाद उसने बोला था कि इफ़ 10 इज़ एडिड, तो हम 10 को ऐड करेंगे इसमें। 13x है, इसमें भी 10 ऐड करेंगे और इक्वल होगा वो 1 to 2 के। इसमें हमने लिख लिया, इसकी वे बना ली। अब आगे से आप वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन और यहाँ पे साथ आके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इनको हम मल्टीप्लाई करें, पहले 2 हो रहा है 4x + 10 के साथ, और आगे से 13x + 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8x + 50, इसमें 13x + 10, यहाँ पे 8x - 13x, यहाँ पे 10 - 50। इसको आप करें 8 - 13, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2 10 = 20, तो यहाँ पे आएगा मतलब -5x, और यहाँ से आप करेंगे तो -10, x = -10/-5, इसे कैंसिल 5 2 ज़ार, तो x = 2। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ द 5 kg मैंगोज कास्ट 250। इसको आप ना यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं और ना रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी ना गिवन डेटा लिख के इसको हम करेंगे रेशो वाले मेथड से, चूँकि चैप्टर हमारा जो है वो रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में है। तो पहले हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेट कर लेंगे। फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, मतलब हमने 8 kg मैंगोज की कास्ट फाइंड करनी है। तो कह रहे हैं कि लेट कास्ट ऑफ 8 kg मैंगो, वो थी हमारे पास x। अब देखें कि यहाँ पे लिखा कि जो 5 kg मैंगो है उनकी कास्ट जो है वो 250 रुपीज़ है। तो पहले लिखेंगे मतलब कि मैच कितना है उसकी मतलब निकालेंगे कि रेशो कास्ट से, फिर उसको इक्वल रखेंगे, फिर मैच जो कि यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटी, फिर उसकी आगे कास्ट के साथ। तो पहले आप देखें कि मतलब 5 kg की कास्ट जो है वो 250 के इक्वल है, और आगे से 8 kg की कास्ट हमने फाइंड करनी है। तो ये हमने यहाँ पर इक्वेशन बना ली इसकी। अब इसको आप मीन्स और एक्सट्रीम वाले मेथड से फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स तो एक्सट्रीम का जो है वो 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 250, जो कि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 250, 5 5 और 0 वैसे ही 8 मल्टीप्लाई 50 और ये होगा आपका 400 के इक्वल। इसलिए हम कहते हैं कि कास्ट ऑफ एट kg mangoes इज इक्वल टू 400 रुपीज़। आगे कह रहा है कि इफ़ A to B इज इक्वल टू 7 to 6, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + B to 7B - 5A। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको दिया गया। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं पहले, तो इसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं 7/6। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हम इसको लिखेंगे 3A + 5B, उसके बाद इसकी रेशो निकाल सकते हैं 7B - 5A। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 3A + 5B ओवर 7B - 5A। अब जब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो अब हमने A ओवर B की वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर A B और B ये मौजूद है, इसलिए हम इसको ओवर में लेके आने के लिए इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो डिवाइड करेंगे B के साथ। तो आप कहते हैं डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय B। हम इसको डिवाइड करेंगे 3A + 5B, इसको भी हम B से डिवाइड करेंगे और साथ ही 7B - 5A, इसको भी हम B से डिवाइड करेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करने 3A ओवर B + 5B ओवर B, आगे 7B ओवर B और -5A ओवर B। देखेंगे यहाँ से B से कैंसिल हो गया, इधर भी बाकी हो जाएगा 3A ओवर B + 5 और यहाँ से 7 - 5A ओवर B, जो कि हमारे पास A ओवर B की वैल्यू मौजूद थी यहाँ पे, तो वो हमने उसकी फॉर्म यहाँ पर बना ली। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने A ओवर B की पुट करनी है। तो A ओवर B था हमारे पास यहाँ पे 7/6, तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 7/6 + 5 7 - 5 और यहाँ पर भी 7/6। इसको मल्टीप्लाई करें, अंदर ये बनेगा 21/6 और +5, यहाँ से फिर 7 ये 7 5 से मल्टीप्लाई हो गया 35/6। यहाँ पर ऊपर वाली टर्म भी जो है वो फ्रैक्शन में और नीचे वाले भी, इसलिए हम इन दोनों की फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 6 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 21 और इसके नीचे मतलब कोई वैल्यू नहीं तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा 30 ओवर। उसी तरह यहाँ पे एलसीएम 6 और यहाँ पे नीचे नहीं है कुछ भी, तो यही टर्म मल्टीप्लाई हो गई, तो 6 7 42 और -35। दोनों को ऐड करें 21 और 30 को, ये बनेगा हमारे पास 51 ओवर 6 और ये मतलब डिवाइड हो रही है टर्म इससे, मतलब यहाँ पे देखें कि हमारे पास है 42 - 35, ये 7/6। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो टर्म्स को हम जो है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब ये 6 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इसको कैंसिल करें तो ये आपके पास है 51/7, मतलब कि 3A + 5B to 7B - 5A का जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 51/7। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कह रहा है कि
इसको आपने मतलब कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग इफ़ 24/7 इज इक्वल टू 6/x। मतलब अगर 24/7 6/x के इक्वल देन 4x, इसका मतलब है 4x की वैल्यू चाहिए आपको असल में। तो पहले यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं चूँकि दोनों फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पे 24x इज इक्वल टू 6 7 42। तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 4x की। 4x की वैल्यू लेके आने के लिए देखेंगे यहाँ पे ये है 24 और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे आंसर 4 आ जाए। तो आप देखें कि 4 के टेबल में कहाँ पे 24 होता है, 4 6 है 24 ये, और यहाँ पे भी आपने 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा 6 से डिवाइड। 6 1 6 4 यहाँ पे 6 1 6 7 मतलब 4x इज इक्वल टू 7। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 7। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी आप ऐसा ही करेंगे कि पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर ay की वैल्यू निकालेंगे। तो 5ay इज इक्वल टू 3x और 15b। तो क्योंकि आपको ay की वैल्यू चाहिए इसलिए आप 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। देखिए 5 5 15 तो मल्टीप्लाई करें 3 5 3 3 9 और 7 x और b, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये 9bx, इसकी वैल्यू आएगी 9bx। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो कह रहा है कि इफ़ 9p³ over 12m and the 18p is equal to 5m, तो देन sq की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, सॉरी 5q की वैल्यू। तो 5q की वैल्यू फाइंड करने पहले हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 9pq मल्टीप्लाई होगा 5m से, यहाँ पे 18p मल्टीप्लाई होगा 12m से। क्योंकि आपको 5q की वैल्यू चाहिए इसलिए 5 और q को आप यहीं पे रहने दें, बाकी जो टर्म है उनको नीचे रह दें। 18p 12m 5 और q यहीं पे, बाकी इधर बचेगा 9p और साथ m। इसके बाद देखें जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो आप कर सकते हैं। m की वैल्यू m से कैंसिल होगी, p की वैल्यू p से, बाकी 9 9 1 9 2 18, तो ये 2 से मल्टीप्लाई आगे बन गया 4l। 5q का आंसर कितना है 4l। देखिए यहाँ पे इसका आप क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन, मतलब ये जो आपको प्रपोर्शंस दी गई इनमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने ये वर्ड यूज़ कर दिया प्रपोर्शंस का मतलब है कि ये रेशो इक्वल है, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ से ये वैल्यू एक्सट्रीम है और ये वाली वैल्यू मीन है, इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। पहले देखिए 7 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 से। अब 7 को उनका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 21x, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो -14, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8x और 4 3 12, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो 21x माइनस 8x इक्वल टू 12 प्लस 14। तो अगर आप 21 में से 8 को निकालें तो बाकी बचेगा 13 साथ x, और इनको ऐड करें तो 26, x इक्वल टू 26 ओवर 13। तो 13 वन 13 13 2 26, तो x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन वो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे ये मीन है और यहाँ पे एक्सट्रीम है। तो यहाँ पे हम करेंगे उसी तरह इस तरह के हमने पहले किया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
तो यहाँ से आप देखें पहले एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं, जो कि यहाँ पे है 3x - 1 और 7, ये होगी एक्सट्रीम। इसको मल्टीप्लाई करना है 7/5 के साथ, और 3/5 ये मल्टीप्लाई होगा 2x/3 के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 7 से कैंसिल हो गया और 3 3 से कैंसिल, बाकी बचेगा 3x - 1/5, यहाँ से 2x/5। यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं सेम है, सिंगल टर्म्स में तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर वेरिएबल हो तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। 3x - 1 = 2x, तो यहाँ से 3x - 2x = 1, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। देखिए यहाँ पर भी उसी तरह फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट के रूल वो यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम जो हैं ये बार टर्म और मीन्स सेंटर वाली, तो एक्सट्रीम पहले लिखेंगे 3x/2x - 3/2 और 5/x - 1। यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो x - 3/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/x + 4 के साथ, और इस तरह मीन्स वाली वैल्यू 4/x - 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 1/3 के साथ। ये इससे कैंसिल हो गया, और इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले, लेकिन उससे पहले 2 2 = 4, तो 2 × x - 3/x + 4, और यहाँ से इसको करें तो आएगा 5/3। इनके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 2 3 = 6 और x - 3 और 5 इधर बाहर ही, और x + 4 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6x - 18, यहाँ पे 5x + 20। अब हमें जो कि x की वैल्यू चाहिए, तो ये दूसरी टर्म जो है साइड पे चली जाएंगी। 6x - 5x = 20 + 18, यहाँ पे x = 38। आगे इसका पार्ट नंबर 4, इसके अंदर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम रूल भी सेम यूज़ करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो पहले एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इधर p² + pq + q², इसको मल्टीप्लाई करना है आपने p - q² के साथ। और इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं मीन्स की वो x है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है p³ - q³ p + q के साथ। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हैं p² + pq + q², और यहाँ पे p - q × p - q। यहाँ से हम इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं। ये फार्मूला हमने पढ़ा था a³ - b³ इक्वल होता है a + b और a² + ab + b²। तो यहाँ पे देखें हम a की जगह पर p और b की जगह पर q है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखें पहले आएगा b - q, फिर आगे p² + pq + q², और यहाँ पे आगे p + q। अब यहाँ से चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये बाकी टर्म्स को आप दूसरी साइड पे ले जाएं।
यहाँ पे आएगा, ये टर्म वैसे ही आ जाएगी पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, और अगली दो टर्म्स भी पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू। ये देखिए यहाँ पे ये टर्म जो है डिवाइड हो रही है, जब इस साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आएगा पी प्लस क्यू, उसके बाद एक्स, और ये सारी टर्म जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई थी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी ओवर पी माइनस क्यू, और यहाँ से पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। इसके बाद देखें जो लाइक टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस तरह, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के, तो इसलिए यहाँ पे पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू है, तो ये इक्वल होगा पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इक्वल टू एक्स। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी हम नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर भी जो 4 टर्म्स हैं आपके सामने, ये सब जो है ना प्रोपोर्शन के अंदर है, तो इसलिए हम इसकी पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स को फिर एक्सट्रीम्स को, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो पहले एक्सट्रीम वैल्यूज लिखेंगे 8 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी इसकी ब्रैकेट खत्म करने के लिए। पहले x को 25 से करेंगे तो आएगा 200, फिर x को हम करेंगे माइनस एक्स से, यहाँ पे 8 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 8x, फिर x को हम करेंगे 25 के साथ माइनस 25x, फिर ये x को हम ये वाला जो अपना माइनस एक्स को उस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 11 को 16 से करें तो आएगा 176, फिर हम 11 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 11x, फिर हमसे यहाँ से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से माइनस 16x, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो एक्स वाली टर्म एक साइड पे ले जाएं, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे रहने दें। उससे पहले आप लाइक टर्म्स को भी ऐड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टेप इसमें से कौन सा पहले करना चाहते हैं। यहाँ पे 200 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 176, और यहाँ से आपके पास है माइनस 11 और माइनस 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 27x, चूँकि जहाँ पे दोनों साइन माइनस के हैं ये टर्म्स ऐड होंगी, लेकिन साथ साइन जो है माइनस का ही आएगा, और 7 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म एक साइड पे लेके जाएंगे और दूसरी टर्म दूसरी साइड पे, तो माइनस 33x, ये जो यहाँ पे हमारे पास माइनस 27 है, इस साइड पे आएगा तो प्लस 27x हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर ये वाली वैल्यू हम लिख चुके हैं। फिर ये वाली वैल्यू आगे से एक्स स्क्वायर वाली जब यहाँ पे आएगी तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और 176 जब ये 200 उस साइड पे जाएगा तो माइनस 200 हो जाएगा। ये से कैंसिल हो गया। अब देखें मतलब 33 और 27, तो ये माइनस वाली टर्म जो है वो ग्रेटर है, तो इसको हम माइनस करेंगे, मतलब 33 में से 27 को माइनस करेंगे, लेकिन साइन साथ जो है वो ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि माइनस 6x हो जाएगा। उसे माइनस करें तो माइनस 24, ये भी साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का, और x इक्वल टू माइनस 24 ओवर माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो ये 6 4 तो x की वैल्यू होगी 4। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है वो है वेरिएशंस के बारे में, और वेरिएशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन जो है से मुराद है कि जब हम एक क्वांटिटी के साथ अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर रही हो तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है।
मतलब इस तरह एक क्वांटिटी मतलब अगर बढ़ रही हो या फिर कम हो रही हो, तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी जो मतलब बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशंस के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि अगर सर्कल का डायमीटर बढ़ता है तो उसका एरिया भी बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल का डायमीटर है, अगर हम इसका डायमीटर बड़ा करेंगे तो साथ ये एरिया जो है ये भी मतलब इसका बढ़ जाएगा। यहाँ इसके अलावा हम जब कहते हैं कि अगर मतलब अगर मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, ये हम मतलब फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इस तरह मतलब ना डिफरेंट क्वांटिटीज अगर आपस में रिलेट करती हैं तो मतलब डायरेक्टली तो फिर हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इज़ प्रोपोर्शन टू x। ये हमने क्यों लिखा, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें कि इफ़ द टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट द इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब क्वांटिटी बढ़े या कम हो रही है, इन द वन क्वांटिटी काज इंक्रीज और डिक्रीज और द अदर क्वांटिटी, देन द दिस वेरिएशन इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन। और मैथमेटिकली इफ़ अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू अ क्वांटिटी x, मतलब y अगर डायरेक्टली बढ़ रहा है x के लिहाज से, देन वी से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। लेकिन हम दे सकते हैं कि यहाँ पे इस साइन को उठाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो हमें लगाना पड़ता है k जो है उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k की वैल्यू आपके पास आ सकती है y ओवर x, ये हमने यूज़ करना है आगे से एक्सेस के अंदर। इस तरह का इन्वर्स वेरिएशन है। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन के अंदर ये होता है कि अगर आपस में दो क्वांटिटीज़ को रिलेट किया जाए तो एक क्वांटिटी में अगर चेंज अगर ऐसा आ रहा है कि वो इंक्रीज़ करेगा, तो फिर दूसरी क्वांटिटी में ऐसा चेंज आएगा कि वो डिक्रीज़ करेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एग्जांपल में अगर फॉर एग्जांपल मतलब अगर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 40 वर्कर्स हैं, वो जब मतलब 2 डेज़ के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर वर्कर 80 हो जाएंगे तो वही जो सी प्रोडक्ट है वो आपकी 1 डे में तैयार हो जाएगी। मतलब यहाँ से वर्कर जो है वो इंक्रीज़ की है और टाइम जो है वो डिक्रीज़ किया। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी जो है ना वो मतलब कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। यहाँ एक क्वांटिटी के अगर कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए तो इसको हम ओवर में लिख सकते हैं। ऐसा कि आप इसकी पहले डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि इफ़ द टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही हो देन द अदर डिक्रीज, और दूसरी उसके साथ कम हो रही हो, इस कॉल्ड द इन्वर्स वेरिएशन। कहता है कि मैथमेटिकली इफ़ अ क्वांटिटी y वेरीज इन्वर्सली विद रिगार्ड टू क्वांटिटी x, मतलब अगर y जो है इन्वर्सली वेरी कर रहा है x के लिहाज से, वी से दैट y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x और y वेरीज इन्वर्सली एज x। और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें जो हमने डायरेक्ट के अंदर लिखा था वो था y इज प्रोपोर्शन टू x, लेकिन यहाँ पे ओवर में है। ओवर में जब क्वांटिटी बढ़ती है तो आंसर उसका कम आता है। जैसे हम कह सकते हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल 100/2 का आंसर जो है वो आता है 50, लेकिन अगर 100/10 करें तो इसका आंसर आएगा 10। 100/100 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 1। मतलब यहाँ से अगर आप देखें कि इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ओवर में अगर वैल्यू बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती जाती है। मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर रहा है और ओवरऑल आंसर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, इसलिए इसको ओवर में लिखते हैं। मतलब y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ये जो सब प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये इन्वर्स वेरिएशन के लिए भी सेम है और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए भी सेम है, लेकिन मतलब फ़र्क ये आता है कि जो इन्वर्स वेरिएशन है वो आपको ओवर में मिलेगी। यहाँ से अब इसको हटाने के लिए k लगाएंगे और साथ 1/x, k जो है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है।
तो के की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये एक्स यहाँ पर डिवाइड है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू एक्स, ये मेरे पास के की वैल्यू इस तरह आ जाती है। अब एक्स से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इक्वल टू 2 फाइंड वाई इन टर्म ऑफ एक्स। वाई इन टर्म ऑफ एक्स से मुराद है कि सिर्फ एक्स और वाई के अलावा कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल ना हो, मतलब कोई नंबर हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है। तो कह रहे हैं कि वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, इसका मतलब ये होगा कि वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स के। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि इसको हम अगर साइन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमें के लगाना पड़ेगा, ठीक। आगे सेकंड वैल्यू उसने दी हुई है कि वाई जो है वो 8 के इक्वल है और एक्स जो है वो 2 के इक्वल है। तो 8/2 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 4। तो जी के की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब हम देखते हैं इसको भी नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो पुट के इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 4x। तो ये हमने y को लिखा इन टर्म ऑफ x, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी अल्फ़ाबेट या वो नज़र नहीं आ रहा। अब हमने ये वाली इक्वेशन नंबर मतलब 1 और k की वैल्यू यूज़ करनी है नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इसमें कह रहा है y व्हेन x इक्वल टू 5। तो अब ये कोई नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, ये वाली फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 4x था। तो कहता है कि y की वैल्यू फाइंड करें व्हेन x इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि x की जगह पर हम 5 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। y इज इक्वल टू 4 और x की जगह पर 5, y इज इक्वल टू 220। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि x व्हेन y इज इक्वल टू 28। जब x की वैल्यू फाइंड करें जब y जो है वो 28 के इक्वल है। तो इक्वेशन 2 हमारी फिर हम अगेन यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल टू 4x और y की वैल्यू जो थी वो 28 है इसके अंदर, और 4x ये 4 को नीचे आके डिवाइड करें तो 28/4 इक्वल टू x 4 1 दार 4 7 दार। तो x की वैल्यू जो है वो आगे हमारे पास 7। आगे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2। हमें कह रहे हैं कि इफ y इज प्रोपोर्शन टू x, मतलब y जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इक्वल टू 3, मतलब y की वैल्यू 7 है जब x की वैल्यू 3 है। तो फाइंड आपने करना है y इन टर्म ऑफ x, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही होगा। तो इसको ट्राई करते हैं। पहले हम लिखेंगे इसकी रिलेशन जो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x है। फिर जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो के लगाते हैं, इसको नंबर 1 कह सकते हैं आप। तो y की वैल्यू यहाँ पे 7 थी और x की वैल्यू 3 थी, तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 3। तो y की जगह पे रखेंगे 7 और x की जगह पे 3। तो जो कि हम k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 7/3। तो k की वैल्यू आ गई 7/3। इसको यूज़ करते हुए हम लिखेंगे y इन टर्म ऑफ x। जो कि थी इक्वेशन नंबर 1 से y इज इक्वल टू kx और k की जगह पे आएगा हमारे पास 7/3 साथ x। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, y इज इक्वल टू 7/3x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये इसको यूज़ करना है, आपको दोबारा ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि x व्हेन y इज इक्वल टू 235, मतलब x की वैल्यू फाइंड करें जबकि y की वैल्यू 35 है, एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। मतलब यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो जब y 35 है, दूसरे में कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करें जब x 18 है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे।
y इज इक्वल टू 7/3x। तो y चूँकि 35 है तो लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 35। तो ये बनेगा 35 इंटू 7/3x। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 3 और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड होगा। 7 5 जार 5 3 जार 15 इंटू x। आगे देखें कि y when x इक्वल टू 18। तो फिर इक्वेशन 2 हम यूज़ करते हैं। y इज इक्वल टू 7/3x। y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास फाइंड करनी है और x की वैल्यू 18 है। तो 3 1 जार 3 3 6 जार 18 आपस में कैंसिल हो गया, तो 7 6 जार 42। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि इफ़ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। मतलब ये वही है कि r इन टर्म ऑफ t, जिस तरह हमने पहले किया था x इन टर्म ऑफ y। मतलब ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, पहले वो फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आल्सो फाइंड द r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 64। तो ये इसमें फिर हमें 3 काम करने हैं। पहले हमने इक्वेशन फाइंड करें जो r और t को मतलब कनेक्ट करती है, फिर r की वैल्यू जब t 64 है, फिर t की वैल्यू जब r जो है 20 है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो r इज प्रोपोर्शन टू t, इसके लिए हम पहले इक्वल का साइन लगाएंगे साथ k और t, इसको ये नंबर 1 कहेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू 5 थी और यहाँ पे 8 थी, तो कहते हैं कि पुट r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8। ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे। इसके बाद जो है k की वैल्यू आएगी, तो 5k यहाँ पे आ गया 8। और हमें चूँकि k यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए, तो ये 8 नीचे आके डिवाइड होएगा, तो 5/8 इज इक्वल टू k। अब नेक्स्ट जो है हम इसको यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1। तो r इज इक्वल टू kt के इक्वल थी, तो r इज इक्वल टू 5/8 t, ये हमारे पास आ गई। मतलब इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। आगे से यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं r व्हेन t इज इक्वल टू 64। इसके हम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे, ये वाली। r इज इक्वल टू 5/8 t, जबकि t की वैल्यू यहाँ पे थी 64, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 64। 8 1 जार 8 एंड 8 8 जार 64, तो 5 8 जार 40, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। अब आगे उसने बोला था कि t की वैल्यू फाइंड करो व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो फिर से इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। r इज इक्वल टू 5/8 t, तो r की वैल्यू यहाँ पे 20 थी और 5/8 और t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये 8 इधर तो डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा। 5 1 जार 5 4 जार 4 8 जार 32। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या आ रहा है कि r इज प्रोपोर्शन टू t स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3, फाइंड द r व्हेन t इज इक्वल टू 8। पहले मतलब हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये चीज़ फाइंड करने के लिए। तो
पहले इसकी रिलेशन लिख लें, r इज़ प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वालिटी साइन ले आएंगे तो साथ के लगाना पड़ेगा। अब पुट करते हैं वैल्यूज़, पुट जो यहाँ पे दी हैं, पुट r इज़ इक्वल टू 8 एंड t इज़ इक्वल टू 3। r की जगह पे 8 आएगा और t की जगह पर 3, स्क्वायर लेंगे 8, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई और इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये k की वैल्यू होगी हमारे पास। इसका भी नंबर 1 लिख सकते हैं। तो इससे आगे सॉल्व करते हैं। और व्हेन t इज इक्वल टू 6, तो क्या नंबर 1 यूज़ करेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 r इज इक्वल टू के टी स्केयर, और उस पर कह रहा है r की वैल्यू फाइंड करें जब t की वैल्यू 6 हो। तो k की वैल्यू थी हमारे पास 8/9, तो वो वैल्यूज हमने पुट करनी है यहाँ पे। r वैसे ही k की वैल्यू थी 8/9 और t स्केयर, t की वैल्यू थी 6, स्केयर लेंगे इसका। तो 8/9, 6 का स्केयर 36 आएगा, 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 32। अगर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर कह रहा है कि इफ़ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। मतलब ये हमें रिलेशन दी गई है, v की वैल्यू और r की वैल्यू गिवन है। इसे हम k निकालेंगे पहले और फिर v की वैल्यू 625 पुट करके r की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं k की वैल्यू के लिए शुरू में। तो जो आपके पास रिलेशन मौजूद है वो आप लिखें पहले, उसके बाद इसको k की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1। अब वैल्यू पुट करते हैं, पुट v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। तो v की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3 और उसका लेंगे क्यूब। 5 ऐसे ही k और 3 का क्यूब जो है 27, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5/27 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे अगेन। हम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू k r क्यूब। k की वैल्यू हमारे पास है 5/27 और r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और v की वैल्यू जो है यहाँ पे दी गई है 625। हम कहते हैं कि r व्हेन v इज इक्वल टू 625। v की वैल्यू 625, k की वैल्यू जो थी 5/27 और आगे से r क्यूब वैसे। अब जो कि हमें r की वैल्यू चाहिए, तो ये जो टर्म डिवाइड हो रही है जाके मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। 625 मल्टीप्लाई बाय 27 और 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, बाकी 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, बाकी 2 बच गया तो 5 5 ज़ा। इसको आप कैलकुलेटर से भी यूज़ करके आप कर सकते हैं सॉल्व। तो 125 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, तो कोई क्यूब वाली वैल्यू, बल्कि आप यहाँ पे नोट करें कि ये भी क्यूब है 3 का और ये क्यूब है 5 का। तो हम इसको मल्टीप्लाई ना ही करें तो बेहतर है। इसको हम 5 क्यूब ले सकते हैं और ये 3 क्यूब, क्योंकि 125, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 और 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा, तो ये 5 क्यूब और आगे 27, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा इक्वल टू r क्यूब। r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो r की वैल्यू आ गई 15।
अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा था कि W वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, मतलब जो सा W या वेरी कर रहा है यू क्यूब के साथ, तो उसके बाद मतलब W की वैल्यू 81 और U की वैल्यू 3, फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 5, जिस तरह हमने पहले किया सेम 100%, ये वाला क्वेश्चन भी मतलब वैसे ही है। तो W वेरी कर रहा है यू क्यूब के साथ डायरेक्टली, तो उसके बाद इसकी K वाली फॉर्म लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, तो आगे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, पुट W इज इक्वल टू 81 एंड U इज इक्वल टू 3, W की जगह पे 81 आएगा और U की जगह पे 3 क्यूब, 81 K और ये 27, तो 81 ओवर 27 के जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 27 3 ज़ार 81, तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। जो हमारी इक्वेशन थी इसको यूज़ करेंगे अगेन, कैसे W इज इक्वल टू K U 3, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। फाइंड कह रहा था कि तो W फाइंड करो व्हेन U इज इक्वल टू 5, तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू K क्यूब, तो W हमने फाइंड करना था, K की वैल्यू थी 3 और U जो है उसकी वैल्यू थी 5, इसका क्यूब लेना है, क्यूब लेंगे तो 125 और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपके पास 375। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इक्वल टू, फाइंड द y व्हेन x इक्वल टू 125। अगर y इन्वर्सली वेरी कर रहे हो, इन्वर्सली वेरी कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर y इज़ प्रोपोर्शन टू 1/x आएगा, तो इसको हटाएंगे तो k और साथ यहाँ पर 1/x, तो अब आगे y की वैल्यू हमने पुट करनी है साथ x की, पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 2, तो y की जगह पर 7, k वैसे ही और x की जगह पर 2, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 k, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 14, ठीक है। आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो थी y इज इक्वल टू k 1/x, तो इसके अकॉर्डिंग हमने अब काम करना है, फिर k इज इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू 126 इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू फाइंड करनी थी इधर k और x की जगह पुट करेंगे 126 और k की जगह पर वैल्यू करेंगे 14 इंटू 126, फिर देखेंगे मतलब किस टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 2 से 7 आर 2, 6 आर एंड 2 3 आर, 7 1 आर 7 9 आर, y इज इक्वल टू 1/9, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ़ y इज प्रोपोर्शन टू 1/x, यहाँ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 3, फाइंड द x व्हेन y इज इक्वल टू 24। तो पहले इसकी रिलेशन लिखेंगे, इसका साइन खत्म करने के लिए यहाँ पे k लगाएंगे और साथ 1/x, ये नंबर 1 वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ,
पुट y इज इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3। y की जगह पे 4, k वैसे ही, और x की जगह पे 3। 3 डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई होकर बनेगा 12 इज इक्वल टू k की वैल्यू 12 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि थी y इज इक्वल टू k 1/x, तो यहाँ से हम वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। अब क्वेश्चन कहा था फाइंड करो x व्हेन y इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू 24 है, तो y की जगह आप 24 लिखेंगे, k की जगह पे 12 और x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ये 12 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो बनेगा 24/12 इज इक्वल टू 1/x, तो 1 और 2 ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/x। x 1 से मल्टीप्लाई हो गया x और 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो सेम 8 जैसे कि ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम आगे से ना क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं, जो कि इसमें स्केयर आ रहा है साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पे 10 करेंगे और 11 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी देखें रिलेशन क्या दी गई है। रिलेशन है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो पहले हम इसकी रिलेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका साइन खत्म करने के लिए हम लगाएंगे k की वैल्यू। तो k की वैल्यू हमने लगा ली। देखें k जो है वो किसके इक्वल है, इसको मैंने नंबर 1 कहने साथ। तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे हमें यहाँ पर a2 के इक्वल पुट करना पड़ेगा और r3 के इक्वल। पुट a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो a की जगह पर 2 आएगा और r की जगह पर 3। तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं और k और 3 का स्क्वायर 9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के इक्वल आ जाएगा, तो k की वैल्यू 18। उससे कहता है फाइंड करें r व्हेन a इज इक्वल टू 72। अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। नंबर 1 थी हमारे पास a इज इक्वल टू k 1/r स्क्वायर। तो k की वैल्यू 18 है, और a की वैल्यू 72 है, और r हमें फाइंड करना है। तो a की वैल्यू की जगह पर यहाँ पर आएगा 72, k 18 और r हम फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे ही। अब 18 को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इस साइड पर लेके जाके डिवाइड कर सकते हैं उसको। तो 72/18 इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। 18 1s आर एंड 18 4s आर। तो यहाँ से क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। जबकि आपको वैल्यू चाहिए r स्क्वायर की, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं बनेगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि r की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/2, साथ लगाएंगे प्लस माइनस। ये हमारा आंसर होगा इसका। आगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 100% यही मेथड है उसका, वो आप लोग ट्राई कीजिए। आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका मेथड और क्वेश्चन नंबर 13 का सेम है, क्योंकि इन दोनों में क्यूब है। तो क्वेश्चन नंबर हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 आपको ट्राई करेंगे इसका। तो सबसे पहले देखें क्या चीज़ हमारे पास गिवन है कि v इज़ प्रोपोर्शन टू r क्यूब। यहाँ से हम v की वैल्यू पहले 5 पुट करेंगे और r की वैल्यू 3, लेकिन उससे पहले इसको k वाली फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे अब देखें पुट v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। v की जगह पर 5 आएगा और r की जगह पर 3 के साथ क्यूब है उसका। तो 5 ऐसे ही 3 का क्यूब लेंगे 27, फिर 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा k की वैल्यू। तो
के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसका क्या था कि फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6, v व्हेन r इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी v की, तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 थी हमारे पास v इज इक्वल टू k1 ओवर r क्यूब। तो यहाँ से जो कि आप v की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए v ऐसे ही रहेगा, k की वैल्यू थी 135 और 1 ओवर r जो है 6 का क्यूब है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 135 और 6 का क्यूब लेंगे 216 आएगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं 135 डिवाइड बाय 216, आपके पास आंसर है 5 ओवर 8। ये v की वैल्यू आ गई। उसमें उसने बोला था r व्हेन v इज इक्वल टू 320। करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू k 1 ओवर r क्यूब। तो v की वैल्यू जो है ना वो हमें दी गई है, r फाइंड करना है हमने। तो 320 k और r हमने फाइंड करना है। k की बल्कि वैल्यू आप यहीं पे पुट कर दें, k की वैल्यू से 135। अब यहाँ पे डिवाइड होगा, v की वैल्यू है यहाँ पे 320 और 135 इधर आके डिवाइड होगा और 1 ओवर r क्यूब। यहाँ से आप जो कि आपको r की वैल्यू चाहिए, इसलिए आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये ऊपर चली जाएगी टर्म, ये भी ऊपर, और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएंगी। तो इसको कह सकते हैं 135 ओवर 320 इज इक्वल टू r क्यूब। इसको आप डिवाइड करें कैलकुलेटर से, 135 डिवाइड बाय 320, ये आपके पास आ रहा है तो 27 ओवर 64। तो r क्यूब इज इक्वल टू 27 ओवर 64। इसका आप क्यूब लेंगे दोनों साइड्स का, तो ये आपके पास आएगा r इज इक्वल टू 3 का क्यूब लें तो 27 का क्यूब लें 3, और इसका 64 का क्यूब लें तो 4। तो ये r की वैल्यू आ गई 3 और 4। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।